हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज हमारा सीटेट एसएसटी जो कि आपको पता है डेली 12 बजे होता है ज्योग्राफी का एंड 2 बजे होता है हमारा हिस्ट्री। क्लास 7 का चल रहा है और 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर क्लास 8 का बचेगा, आपका पूरा सीटेट कंप्लीट हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में तो बड़ा जोश दिखाया था आपने, 10 से 25,000 लोग देख रहे थे, अभी बस 3,000 2,000 लोग देखते हैं और एग्जाम के समय ये संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो जो लोग रेगुलर देख रहे हैं ना, ये जो 3,000 के आसपास जो ये स्टूडेंट हैं जो डेली देख रहे हैं वीडियो और अपना नोट्स बना रहे हैं, यकीन मानिए आप सभी का सीटेट क्लियर हो जाएगा 100%, क्योंकि आप हर दिन पढ़ रहे हो और आप खुद आकर बाद में बोलोगे कि आपका सीटेट का पेपर 2 पास हो चुका है और अब आप लोग DSSS चाहे कहीं पर भी 6 to 8 की कोई भी वैकेंसीज आती है आप अप्लाई करेंगे। तो प्लीज़ ये मेहनत हर दिन करना। देखो व्यू से मतलब नहीं है, मैं ये सारी मेहनत मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपका जो है सीटेट का पेपर 2 निकले, क्योंकि जब मैंने अपना सीटेट का पेपर 2 पास किया था उस समय भी बहुत कम लोग ही पास कर पाते हैं। और क्यों, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। तो प्लीज़ डेली देखिएगा 12 और 2 बजे की क्लास। और आप सभी के लिए जो लोग हर दिन देख रहे हैं, इन सभी के लिए जो है 1 लाइनर नोट्स भी मैं तैयार कर रही हूँ, वो भी आपको मिलेगा। पेडागोजी भी मैं आपको अच्छे से कराऊंगी, साथ में PYQ भी। तो इतना तो आप मान सकते हो कि SST की आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। मेहनत अगर आप करेंगे तो आपका जरूर आएगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि यस, जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ऑनेस्ट है, जेन्युइन है, तो ही आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्योंकि हर दिन बोलना कि आप लोग लाइक करो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, बस ये रहता है कि लाइक करते तो थोड़ा मुझे भी अच्छा फील होता है कि यस, जो मेहनत मैं कर रही हूँ वो आप सभी को पसंद आ रहा है, ठीक है। तो PDF तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलता ही है, टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, कल हमने क्लास 4 का जो पढ़ा था, सॉरी क्लास जो 7th है उसका हमने 4th चैप्टर पढ़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब वही जो सारी चीज़ें आपने थोड़ी बहुत समझ ली है तो वो आगे चैप्टर में काम आएगा। जैसे कि आज देखिए, आज जो हम जल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये है तो चैप्टर बड़ा ऐसा कहानी सा है, अगर आप इसको देखें तो आपको लगेगा कि अरे इसमें से क्या ही पूछेगा। बट कल जैसे कि वायुमंडल हमने पढ़ा है ना, वायुमंडल से क्वेश्चन बस इसमें नहीं, हर एक एग्जाम में आता है। और आपको पता है ये जो NCERT में आपको क्लास 7 की करा रही हूँ, अभी BPSC जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी यही चीज़ आएगी। तो आपका तो डबल फ़ायदा हो रहा है, आपका पेपर 2 ही नहीं, आपका वो भी तैयार हो रहा है, BPSC भी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको थलसाला बता देती हूँ। यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। ये रहा थलसाला, इसे कहते हैं थलसाला, ठीक है। हम बना नहीं लेते हैं घर में रखने के लिए, मिट्टी भर देते हैं उसमें, पेड़ पौधे, फिर ऊपर से थोड़ा सा होल कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं थलसाला। चलो, अब इसमें जल के बारे में बेसिकली जल आपको यही पढ़ना है कि वाटर साइकिल कैसे क्या होता है, कैसे बारिश होती है, बादल कैसे बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बचपन से पढ़ी है, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी ताकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप कर लें। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तराकर बड़े खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है, तो वो जल जाता कहाँ है? क्या आपने कभी सोचा है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। सूर्य का ताप इतना ज़्यादा आता है कि जो जल है वो वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादल का रूप ले लेता है। वो वाष्पित होता है, इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है और क्लाउड्स में जब बहुत सारे ड्रॉपलेट्स के रूप में वो वहाँ पे बादल का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र से नीचे गिरती है। फिर जब बादल में बहुत सारे जो है ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं तो बारिश के रूप में धरती पर नीचे आता है। तो इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। और ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। नीचे का पानी गर्म होता है, पानी गर्म होकर ऊपर उठता है, फिर वो बादल में जाकर बहुत सारे ड्रॉपलेट्स बन जाता है। जब बहुत सारे बूंद बन जाएंगी तो बहुत ज़्यादा क्लाउड भारी हो जाता है, उसके बाद से बारिश हो जाती है, ठीक है। समझ गए? इसी को हम कहते हैं जल चक्र। जो चीज़ें मैंने आपको समझाई वही यहाँ पर बता रहा है। ये पानी वाष्पीकरण हुआ, उसके बाद से इसका संघनन हुआ, फिर ये वर्षण, ठीक है। यही हमारा जल चक्र। तो अब इसमें क्या होता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो थलसाला के समान है। जैसे हमने इस प्लांट को रखा है ना एक जार में, उसी तरीके से जो हमारी पृथ्वी है वो भी तो थलसाला के समान है। हम लोग क्या करते हैं, जो बारिश का पानी आता है नदियों में, झीलों में, तालाबों में इकट्ठा हो जाता है, तो हमारी पृथ्वी भी थलसाला हुई। तो ये बता रहा है कि जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजोन नदी में बहता हो, क्योंकि जल जाता है वापस आता है, ठीक है। अब इसमें से आप जानते हैं कि ऑल ओवर जल के मुख्य स्रोत
नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अलवण जल के स्रोत क्या हैं, तो आप इसका नाम बता सकते हैं। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछे कि अलवण जल के मुख्य स्रोत क्या हैं, तो नदी है, ताल है, सोते और हिमनद है। महासागर एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। याद रखिएगा, जो महासागर और समुद्र का पानी आप पी नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। नमक का मतलब सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। आपने देखा होगा जब आप समुद्र में बीच वगैरह पे जाते हैं तो उसका पानी हमें कितना नमकीन सा लगता है ना, एकदम सॉल्टी सा। समुद्र ही तो है, महासागर है, उसका पानी पी नहीं सकते हो। और जब वो पानी सूख जाता है तो आपने देखा होगा गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ है वो पूरा ही नमक जमा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से नमक का मतलब सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली आपने समझ लिया कि किस तरीके से पानी, वर्षण, ये क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं। अब मैंने आपको बोला कि जो महासागर है, नदी, उसका पानी काफ़ी लवण होता है, मतलब कि सॉल्टी होता है, नमकीन सा होता है। तो ये जो लवणता है वो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। 1000, मान लीजिए ये 1000 ग्राम जल है, इसमें नमक कितना है, इसी की मात्रा होती है ये। तो जब भी आपसे पूछे कि लवणता क्या होती है, तो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता जो है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। तो ये भी आपको याद रखना है कि औसत लवणता कितनी होती है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। ठीक है, चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। जल का वितरण, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग से जल से ढका हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कितने भाग पे है, तो 3/4 भाग पे है। बस आप इतना याद रख लेना, बाकी इसके नीचे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और ना ही आपको ये याद रखना है कि कहाँ पर कितना है, ये नहीं पूछता है। जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछता है डेड सी। आपने देखा होगा डेड सी में इतना ज़्यादा नमक होता है कि अगर आपको तैरने नहीं आ रहा है ना, फिर भी आप बस पानी में चले जाइए, आप ऊपर तैरते रहेंगे, इतना ज़्यादा नमक होता है। डेंसिटी बढ़ जाती है ना, बहुत ज़्यादा वो नमक के होने से वो पानी वो काफ़ी सघन बना देता है उसको। ठीक है, तो यही लिखा है कि इजराइल का जो मृत सागर है, डेड सी है, उसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। ये 340 याद रखिएगा। और जो इसमें स्विमर होते हैं, इसमें पलाव कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसमें सघन बना देती है। आपको तैरने नहीं आ रहा, पानी में जाइए, आप उसके ऊपर अपने आप तैरने लगेंगे, बहुत ज़्यादा उसको सघन बना देता है नमक। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वही बता रहा है कि हमारे लिए पानी किस तरीके से उपयोगी है। जीवन जीने के लिए हमें प्यास लगती है तो हमें पानी चाहिए, तो ये सब कुछ है। चलो, अब यहाँ से ये फिर इंपॉर्टेंट है 22 मार्च। देखिए, NCERT में से ना क्या महत्वपूर्ण होगा, क्या जरूरी चीज़ है, उसको निकालना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है। अदरवाइज पढ़ने के लिए तो पढ़ते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये विश्व जल दिवस कई बार पूछा हुआ है, तो ये आप याद रखिए। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो आप ऐसे पॉइंट करके बुलेटिन फॉर्म में आप लिख सकते हैं, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। महासागरीय परिसंचरण, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। आप ये देखिए, यहाँ पर ये समुद्र का तट है, अगर आप यहाँ पर जाएं तो आपको एक बहुत ही अच्छा सा फील होता है जब आप उस पर चलते हैं नंगे पैर। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि पुलीन पर नम बालू होती है, ठंडी पवन होती है, समुद्री पक्षी होती है, वायु में जो है लवणीय गंध होती है, लहरों का संगीत होता है, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे कहानी बताया है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से इंपॉर्टेंट यही है कि जो महासागर की जो गतियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। एक होता है तरंग, ज्वार भाटा, धराएं। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तरंग किसे कहते हैं, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, धराएं किसे कहते हैं। समझ में आया। और ये फोटो आप देख रहे हैं, ये प्रशांत महासागर है। महासागर की विशेषता, ये जो समुद्र है, इनकी विशेषता यही होती है कि हमेशा गतिमान रहते हैं। ठीक है, चलिए, अब हमने पढ़ लिया 3 पॉइंट, तरंग, ज्वार भाटा, जो कि महासागर की ही जो है क्या है, गतियां हैं, तरंग, ज्वार भाटा और धाराएं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए, तरंग किसे कहते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, जो समुद्री सतह है यहाँ पर देखिए, जब पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। इस तरीके से ये देखिए, जितनी ही तेज पवन बहेगी ना, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती हैं। आपने देखा होगा जब बहुत तेज से बारिश होती है, बारिश हवा के साथ साथ, तो कितनी तेज से तरंगे उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर इसको किसे हम कहेंगे तरंग, तो याद रखिएगा, यहाँ पर हम किसे कहेंगे कि जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, उसे तरंग कहते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ना, एनफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो तरंगे किसे कहते हैं, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो महासागरीय, ये हमारा महासागरीय सतह है, अब यहाँ पर जल लगातार उठेगा ऐसे और फिर वो गिरेगा, तो इसे क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। समझ में आ गया, तरंग किसे कहते हैं। चलिए,
और तूफान जब आता है तो उसमें बहुत तेज वायु चलती है, उसकी वजह से काफ़ी विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं और इनके कारण विनाश भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया। जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होती है। आपने देखा होगा बीच वगैरह पे लोग खड़े रहते हैं, अचानक से बहुत तेज़ से जो जल का भूस्खलन होता है उसके कारण कई लोग उसमें चले भी जाते हैं, आपने देखा होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा दूर, मतलब एकदम पास में नहीं रहना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था और ये 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। तो ये बता रहा है कि जब सुनामी आई थी तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या नुकसान हुए थे। ठीक है, सुनामी क्या है? ये एक जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। जो तटीय क्षेत्र है ना, वो सुनामी जब आती है तो नष्ट हो जाता है और सुनामी एक जापानी भाषा है। तो आपको तरंग भी समझ में आ गया और इससे नुकसान क्या क्या हुए थे, सुनामी से क्या हुआ था, ये भी आपको समझ में आ गया। और ये वही बता रहा है जब 2004 में आया था सुनामी तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था और जैसा कि आपने देखा होगा कि इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था, ये डूब गया था। तो वही यहाँ पर स्टोरी लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हैं जब मैं आपको PDF भेजूंगी तो। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है। ये देखिए कैसे नुकसान हुआ है। ये तमिलनाडु के तट पर आया है सुनामी के द्वारा। ये देखिए किस तरीके से इसका विनाश हुई। पोताश्रय जो तटें हैं ना, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, और हम देखो यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत हमको 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। हम भूकंप का तो नहीं बट सुनामी का हम लगा सकते हैं। और प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपी क्रिया बहुत कम होती है। तो सुनामी का हम पता लगा सकते हैं बट भूकंप का नहीं। तो ये फोटो यहाँ पर दिखा रहा है कि किस तरीके से सुनामी की वजह से विनाश हुआ था। अब कैसे पता चलेगा, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। दिसंबर 2004 में सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई। वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणाली एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। उसके बाद से सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है। तो सुनामी का अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि संकेत क्या होता है, तो जो तटीय क्षेत्र है ना, उसके जल में तेजी से कमी आने लगती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। सोचिए, लोगों ने सोचा कि ये क्या है, चलो पास में से देखते हैं। और इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा जब ऐसी चीज़ें हों तो दूर हो जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हो ना कि सुनामी का किस तरीके से पता लगाया जा सकता है। तो ये जो कहानी आप पढ़ रहे हैं ये आपको एग्जाम में काम आएगा स्टेटमेंट को सॉल्व करने में। अब हमने तरंग पढ़ लिया, अब ज्वार भाटा क्या है? तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ही ज्वार भाटा कहलाता है। मतलब वो जल उठेगा फिर गिरेगा, इसी को बोलते हैं ज्वार भाटा। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। ज्वार किसे कहते हैं? जब बहुत ऊंचा जल उठेगा और तट के जो बड़ा हिस्सा है उसको पूरा ही डुबो देगा, उसे हम कहेंगे ज्वार। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है, मतलब एकदम निम्नतम स्तर तक आएगा और तट से पीछे चला जाएगा, जो तट है उसे पीछे चला जाता है, तो उसे भाटा कहते हैं। समझ में आ गया ज्वार भाटा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन इतनी बार पूछा है ना, फिर भी लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ये लघु ज्वार भाटा क्या है, वृहत ज्वार भाटा क्या है। तो ये फोटो भी यहाँ पर बनाया गया है। चलो एक एक करके देख लेते हैं कि आखिर में लघु ज्वार भाटा क्या है और वृहत। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों फोटो बनाई गई हैं। देखिए यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे ये चंद्रमा है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। समझ में आ गया? जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में कब होंगे, तो वो होंगे पूर्णिमा या फिर अमावस्या के दिनों में। ठीक है, और इसी समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, ये भी याद रखिएगा। इस ज्वार को हम वृहत ज्वार कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वृहत ज्वार। समझ में आ गया? अब वृहत तो पढ़ लिया, अब लघु ज्वार क्या होता है वो देख लेते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो
चांद एवं सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसे हम निम्न ज्वार भाटा कहते हैं, जिसे हम लघु ज्वार भी कह सकते हैं। तो ये रहा आपका लघु ज्वार और ये रहा आपका वृहद ज्वार। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। तो ये सारे उच्च ज्वार की जो है कुछ यहाँ पर विशेषताएं लिखी गई हैं। तो आपको याद रखना है कि उच्च ज्वार जो है वो बंदरगाह में काफ़ी हेल्प होता है, मछली पकड़ने में बहुत ही हेल्प होती है, क्योंकि मछलियाँ जो है तट के निकट आ जाती हैं, जिससे कि मछुआरों को बिना कठिनाई के ही मछलियाँ वो पकड़ लेते हैं। ठीक है, कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ज्वार भाटे का उपयोग किस किस में करते हैं, तो आप यहाँ से बता सकते हो आराम से। ठीक है, चलिए अब इतना तो आपने पढ़ लिया। अब यहाँ से आपसे महासागरीय धाराएं, गर्म कौन सी है, ठंडी वाली कौन सी है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये आपका यूपी टेट, सुपर टेट हर जगह काम आएगा। देखिए सबसे पहले जो महासागरीय धाराएं हैं वो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं हैं वो गर्म या ठंडी हो सकती हैं। ठीक है, सामान्य, और आपसे पूछेगा, नाम दे देकर पूछेगा कि गर्म जो है धाराएं हैं कि शीत वाली हैं, और कभी कभी जो है आपसे 2 से 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से बोलेगा छाटी है कि गर्म वाली नाम के अकॉर्डिंग। तो इसलिए आपको सारा पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि ये गर्म भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है। सामान्यतः जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं वो भूमध्य, ये देखिए ये हमारा भूमध्य, यहाँ पे हमने बना लिया, ये बीच वाला हमारा भूमध्य रेखा है। तो जिसके आसपास का जो होता है ना वो गर्म होगा, और ये हमारा ध्रुव है, ध्रुव के पास वाला जो इलाका होता है वो ठंडा होता है। तो वही लिखा है कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। जो भूमध्य रेखा है ना, यहीं पर उत्पन्न होगी, तभी तो इसके आसपास के जो इलाके होते हैं काफ़ी गर्म होते हैं यहाँ पे, और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं, और ध्रुवों की तरफ ठंडी होती है। ठंडी धाराएं जो हैं वो ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं। जो ठंडी धाराएं हैं वो ध्रुवों की ओर बहती हैं। ठीक है, बाकी इसके और भी नाम दिए गए हैं। जबकि यहाँ पर देखिए लेब्राडोर जो है वो महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं हैं। तो अब यहाँ पर आपको एक नाम पता चला, लेब्राडोर। क्वेश्चन यही पूछता है कि लेब्राडोर जो है वो शीत जल धाराएं हैं कि गर्म है। तो याद रखिएगा लेब्राडोर जो है वो शीत जल धाराएं हैं, जबकि जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म जल धाराएं होती हैं। और यही दोनों आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और बार बार लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछता है कि लेब्राडोर शीत है कि गर्म है। आपको बताना है शीत है। गल्फ स्ट्रीम नाम से ही याद रख रहा है स्ट्रीम, तो यह गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान भी गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म, ठीक है, कहीं कहीं पर यहाँ पे गर्म और शीत दोनों ही मिल जाती हैं, गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मतलब यहाँ पर मछलियों का उत्पादन ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हल्का सा पानी ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। तो ये सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। और ये इस स्थान को क्या कहेंगे, जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं। तो ये जो है मछलियों के लिए काफ़ी, मत्स्य उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छा क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू वाले को शीत से दिखाया है और गर्म वाले को कोष्ण से। यहाँ पर देखिए ये हमारा भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के आसपास जो है वो काफ़ी गर्म होता है, गर्म, और ऊपर जो होता है ध्रुवों के पास वो हमारी ठंडी जलधाराएं होती हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए इन्होंने बहुत सारे नाम दिए हैं। ब्राज़ीलियन धारा, ये भी हमारा गर्म धाराएं हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए हम्बोल्ट है, पेरू जिसे बोलते हैं, अलास्का है, ये सब गर्म धाराएं हैं जो रेड रेड से दिख रहा है। और अगर मैं आपको ब्लू वाला दिखाऊं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए अयासियो धारा, ठीक है, ये लेब्राडोर धारा, ये सब ठंडी धाराएं हैं। ये आपका कैलिफोर्निया हो गया, ये कैनरीज हो गया। और अभी बोला कि जहाँ पर ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं, तो कहाँ पर, ये देखिए आप यहाँ पर एक बार नोटिस करो, ये आपका ठंडी धारा है और ये आपकी गर्म धारा है, क्यूरोसी और एसियो। और ये जहाँ पर मिलेंगी ना, वहाँ पे मछली उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छा क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो ये क्यों, क्योंकि ये गर्म धारा है और ये ठंडी। तो जब ये गर्म ठंडा पानी मिलेगा आपस में, तो पानी ना तो ज़्यादा गर्म होगा ना तो ज़्यादा ठंडा होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये यहाँ पर देखिए नाम लिखा है कि जापान के आसपास और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। तो अब आपको समझ में आ गया। आपको बेसिकली याद रखना है कि जो लेब्राडोर है वो हमारी शीत जलधाराएं हैं, और जो गल्फ स्ट्रीम है वो हमारी गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखिएगा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। तो चलिए, यहाँ तक तो आपने सब कुछ पढ़ लिया। और यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि जहाँ पे गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है। ठीक है, फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। बट यस, इससे नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है।
तो बेसिकली आज हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी हैं। सॉल्टी जो हमने अभी अलवड़ के बारे में पढ़ा, जल चक्र के बारे में पढ़ा, जल धाराओं के बारे में पढ़ा है, और जो ज्वार भाटा के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर देखिए, इससे तो यहाँ से तो क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है ये, कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में आते हैं, कब आएंगे? पूर्णिमा या फिर अमावस्या के दिन। वृहत ज्वार किसे कहते हैं? लघु ज्वार किसे कहते हैं? तो प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा। नोट्स बना के अगर आप रिवाइज भी करते हैं ना, तो इतना अच्छा कंटेंट तो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चंस कितने आसान आसान दिए गए, आप इसको सॉल्व कीजिए। वर्षण क्या है? जब क्लाउड में ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाती हैं तो नीचे जमीन के रूप में जो प्रेसिपिटेशन होता है, जो बारिश होती है। जल चक्र क्या है? पानी जो है सूर्य की ये पानी नीचे जमा हुआ है, सूर्य की ताप से जो है पानी गर्म होता है, इवेपोरेट होकर, वाष्पित होकर ऊपर जाता है, कंडेंसेशन होता है, संघनन, फिर दोबारा से नीचे आता है। यही तो है जल चक्र। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले, अभी हम जो 3 गति के बारे में पढ़ रहे थे। ज्वार भाटा क्या है? अभी हमने पढ़ा ज्वार भाटा के बारे में। ज्वार और भाटा मतलब 2 दिन में 2 बार ऊपर उठना और नीचे गिरना। महासागरीय धाराएं क्या हैं? ये देखिए, अभी तो हम महासागरीय ही धाराएं पढ़ रहे हैं। ये रहा, नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं महासागरीय धाराएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरे पॉइंट्स याद रखो। समुद्री जल नमकीन होता है, ये सब कारण यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर टिक निशान लगाना है कि वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच में चक्कर लगाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जल चक्र। गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, मैंने अभी आपको बताया, जो भूमध्य रेखा है उसी के पास में गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, तो भूमध्य रेखा के निकट, और ध्रुवों के पास तो ठंडी हो जाती हैं, ठीक है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? अभी हमने पढ़ा ज्वार भाटा। अब मुझे तरंग बता दो, तरंग क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, ये सारे मिलाने वाले हैं। तो इस तरीके से आज का चैप्टर भी हमारा खत्म। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो हमारी ये सारे आपको मैप मिलेंगे, आप सारा यहाँ से नोट कर सकते हो कि गर्म धाराएं कौन सी है, ठंडी। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा 5 चैप्टर जो है इसमें ख़त्म हो चुका है, अब केवल 2 है, 6 और 7, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारा थर्सडे है, तो सैटरडे को ख़त्म हो जाएगा। सैटरडे को हमारा 7 भी खत्म, फिर हम क्लास 8 की एनसीईआरटी स्टार्ट कर देंगे, और वो भी 1 वीक में खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा एसएसटी खत्म। मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब करा दिया है। पॉलिटी बाकी है, पॉलिटी के साथ साथ मैं पेडागॉजी स्टार्ट करूंगी, और फिर बीच बीच में आपको 1 लाइनर नोट्स भी कराती जाऊंगी, ठीक है। एमसीक्यूज की तरह हम करेंगे उसको। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दी है। फिर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताना। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो इसी तरीके से बहुत जल्द जो है मैं भी, जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप स्मार्ट बोर्ड ले लीजिए, तो उस पर पढ़ाऊंगी। आप भी जानते हो कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड वगैरह सब कुछ करने में काफ़ी, आप जानते हैं कि वो काफ़ी महंगा होता है, तो अभी मैं नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ। तो बट मैं चाहती हूँ कि आप सभी को स्मार्ट बोर्ड पे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ा पाऊँ। देखते हैं वो दिन कब आता है, बट हाँ, मैं चाहूँगी कि इस बार सीटेट आप सभी का 100% क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।